भाइयों बहनों, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लाए हैं आपके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इसमें नेशनल प्लान्स हैं, इंटरनेशनल प्लान्स हैं। देखिए, हम YouTube का ज्वाइन बटन उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए हैं जिनसे हम एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हिंदू हितों में काम लिया जाएगा। और इसमें नेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं 100 रुपये से और इंटरनेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $5 से। इनके सबके डिटेल्स विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए। साथ ही हमारे इस अप्रतिम अभूतपूर्व कंटेंट के लिए आप हमें सहायता तो करते ही हैं। ऊपर जो आपको दाहिने हाथ में टॉप पर जो QR दिख रहा है उसको स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये अभिनव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आतिशी आखिरकार आ ही गई और मैंने आपको कहा था ना कि भाई रात भर में मैनेज हो सकती है। मैनेज तो हुई, लेकिन पूरी तरह नहीं हुई भाई। क्यों? मैनेज करने के लिए टास्क दिया गया था राघव चड्ढा को, उसने राघव चड्ढा का ही नाम ले दिया और केजरीवाल को बचाने के लिए दूसरा उपयोग भी आरंभ हो गया। दूसरा प्रयोग आरंभ हो गया और वो ध्रुव टट्टी के माध्यम से आरंभ हो गया। तो दो तरह से मामले चल रहे हैं, यानी केजरीवाल को बचाने में पूरा का पूरा सोरोस माफिया। जी हाँ, यदि आपको पता ना हो तो आपको बता दूं कि ये जो ध्रुव टट्टी है ये जर्मनी में इसको बेस किया गया है और ये पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी और सोरोस का जो इकोसिस्टम है उसके माध्यम से ऑपरेट करता है। आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो 14-15 घंटे में 7 मिलियन व्यूज़ कैसे ला सकता है? वो इसी इकोसिस्टम के कारण लाता है। और आप क्या सोचते हैं सारा का सारा जो उसका जो मोनेटाइजेशन है वो इसके हाथ में है? नहीं, वो मोनेटाइजेशन इसके हाथ में नहीं है। वो जो पूरा सिस्टम जिसे ऑपरेट करता है वो उसके हाथ में है। तो आतिशी ने राघव चड्ढा का नाम ले लिया आज, और आतिशी ने राघव चड्ढा का नाम लेके एक नई खलबली जारी कर दी। आतिशी ने दुर्गेश पाठक का भी नाम ले लिया और ख़ुद और सौरभ भारद्वाज तो हैं ही, और उसमें थोड़ा सा बीजेपी का छौंक डाल के ऐसा दिखाने का प्रयास किया मानो कि वो केजरीवाल के लिए बैटिंग कर रही है, लेकिन वो केजरीवाल के लिए बैटिंग नहीं कर रही थी। यदि आप उसको ध्यान से सुने तो उसने साफ साफ केजरीवाल को और सुनीता भाभी को चेतावनी दी है कि भाई यदि हम चक्कर में आएंगे ना तो राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक भी चक्कर में आएंगे, ध्यान रखना। तो जो मैंने कल कहा था, यानी जो आज सवेरे जो आपने वीडियो देखा था उसमें ये कहा था कि भाई आतिशी क्या करेगी, क्या वो केजरीवाल को एक्सपोज करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वार करेगी। उसने दोनों काम कर दिए। भाई वाह आतिशी, शानदार, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। लेकिन उधर से दूसरा जो कार्यक्रम कराया केजरीवाल ने ध्रुव टट्टी वाला, वो तो बिल्कुल ही बेकार सड़ा हुआ सा प्रोग्राम था। क्योंकि उसमें क्या क्या कहा गया, केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया गया, केजरीवाल को गिरफ्तार करके डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई, PMLA जो है वो डिक्टेटरशिप है, और ये जो भारत जो है ये डिक्टेटरशिप है, मोदी फैसिस्ट है। ये पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, इनमें कोई विशेष बात नहीं है। थोड़ा सा एडिटिंग पीछे से करके और पीछे ये ना हथकड़ी वाले हाथ लगा के इसको जो है वो थोड़ा सा इम्प्रेशन देने का प्रयास किया गया है। वैसे तो यदि केजरीवाल या उसके जो साथी हैं संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और आपका मनीष सिसोदिया, यदि उनको बेल नहीं मिल रही है तो भाई दोष किसका है? दोष उन आरोपों का है जिनमें बहुत गहराई है। गहराई इसलिए है क्योंकि ये जो कह रहा है ना ये ध्रुव टट्टी, इसमें कि वो कहता है कि भाई PMLA का कानून ऐसा बना दिया गया है कि उसमें बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट भी लाचार है। अरे मूर्ख, पहले सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं उसको पढ़ ले। सुप्रीम कोर्ट किसी को कभी भी बेल दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास सारी पावर्स हैं, उसने दी हैं।
ये भी कहा है कि इनडेफिनेटली ट्रायल हैंग रहे तो हम बेल रोकेंगे नहीं, हम देंगे। कई केसेस में दी उन्होंने। लेकिन भाई तुम्हारे तो चार्जेस चूँकि प्राइमा फेसी है ना, इसलिए ऐसा है कि तुमको बेल नहीं मिल रही। और जो बकवास करते हो ना कि कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए फिर भी जेल में हैं, अरे महोदय आपने देखा नहीं है क्या कि ये जो गंभीर अपराधी होते हैं ना, ये आर्थिक अपराधी या टेररिस्ट इत्यादि, इनको जेल में तब तक रखा जाता है जब तक कि वो निर्दोष सिद्ध ना हो जाए। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत समय से, जब से टाडा कानून बना था, जब से यूएपीए बना था। यूएपीए तो 67 में बन गया था, जब ध्रुव टट्टी की नानी जो है वो हुआ करती थी प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें ऐसी क्या बात है? राहुल गांधी के बारे में बोल रहा है कि साहब राहुल गांधी जो है वो, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अरे फिर वही बेकार की बात, मोदी का डेफेमेशन उसने कहा था, अपॉलॉजी वो कर नहीं रहा था। और ऊपर भी कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको केवल इसलिए छोड़ दिया कि भाई अभी जो है आपको केवल इतनी रिलीफ दी जाती है, लेकिन आपको चार्जेस से बरी नहीं किया गया, चार्ज नहीं उनके ऊपर हटाए गए। और कोर्ट ने फिर वहीं पर अपनी स्पेशल पावर का उपयोग किया। अब वो पूछो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का उपयोग राहुल गांधी के लिए कर लिया, तो भाई केजरीवाल के लिए क्यों नहीं हो रहा है? बताइए मिस्टर ध्रुव टट्टी, आप तो और भी तो समस्याएं हैं ना आपको। आप कह रहे हैं कि आपके हमारी जो है फ्लॉड डेमोक्रेसी हो गई है, फिर फ्लॉड डेमोक्रेसी से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गई है। आप वी डेम के जो हैं वो सारे के सारे वो ले आए हैं उसमें आंकड़े। फिर आप अभिजीत गंगोपाध्याय जी को, जिन्होंने रिटायरमेंट लेके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। चलो उन्होंने तो रिटायरमेंट लेके ना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आपको कुछ किस्से बता देते हैं। ध्रुव बाबू, वैसे ध्रुव टट्टी अच्छा नाम है लेकिन नहीं, छोड़ो जी, ध्रुव तारा बोल देते हैं इसको। ध्रुव तारा है क्या ये? नहीं, चलो जो भी है। तो एक हुआ करते थे जस्टिस बहारुल इस्लाम, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन के रिटायर हुए। तो जस्टिस बहारुल इस्लाम जो थे वो पहले तो राज्यसभा के सदस्य रहे 2 टर्म तक, 56 से 62, 62 से 68। और जब वो राज्यसभा का उनका पूरा टर्म पूरा हो गया तब उनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। और गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज बनाने के बाद में वो गए और चीफ जस्टिस होके वो रिटायर हुए 1980 में, मार्च में रिटायर हुए, यानी राज्यसभा सदस्य बने फिर जज बन गए। अब मार्च 1980 में रिटायर होने के बाद में सामान्यतः क्या होता है कि जो सर्विंग हाई कोर्ट जज होता है उसी को सुप्रीम कोर्ट में लेते हैं। लेकिन जस्टिस बहारुल इस्लाम को दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। हाँ जी, दिसंबर में। और दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। उसके बाद 83 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बीच में उन्होंने जो है वो जगन्नाथ मिश्रा केस में उनको, जगन्नाथ मिश्रा को निर्दोष भी साबित कर दिया। बाद में उन्होंने रिज़ाइन करके और वापस चुनाव लड़ दिया और वापस राज्यसभा में आ गए। कैसी रही है जस्टिस बहारुल इस्लाम, याद रखिएगा। इन्होंने तो बेचारों ने रिज़ाइन किया, वे तो चीफ जस्टिस भी नहीं बने, अपना आधा टर्म छोड़ा और रिज़ाइन करके उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो लेक्चर देने के पहले अपना जो इतिहास है वो भी जांच लें। और एक जस्टिस होते थे वी आर कृष्णा अय्यर, लेफ्टिस्ट जज थे, वो तो मिनिस्टर रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, मिनिस्टर रहे थे और उसके बाद जज भी बन गए, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन गए। और पता नहीं कौन कौन से यहाँ पर लेफ्टिस्ट और एक्टिविस्ट आइडियाज़ प्लांट कर गए जो उससे हम आज तक जूझ रहे हैं। तो ये तो आपके जो है अभिजीत गंगोपाध्याय वाली बात हो गई। फिर आपने कहा कि भाई हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गए हैं। अब वो वी डेम वाला जो है, देखिए साल्वाटोर बेबोनेस को आपने नहीं सुना होगा, हम तो कई बार लाए, उनसे पूछा भी कि भैया ये वी डेम क्या होता है। तो वी डेम में बताते हैं कि वी डेम में 5 क्राइटेरिया होते हैं और उसमें से 2 क्राइटेरिया जो पहले होते हैं जिसको कहते हैं इलेक्टेड ऑफिशियल्स और कॉन्स्टिट्यूशन। और इनमें जो है, इन क्राइटेरिया में बताते हैं कि भाई जो हांगकांग का इलेक्शन होता है ना, हांगकांग लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन,
उसको भारत के इलेक्शन से ज़्यादा फेयर बताया गया है। फिर 3 क्राइटेरिया ऐसे हैं जो टोटली सब्जेक्टिव हैं, और उनके लिए सब्जेक्टिव का मतलब वो ओपिनियन लेते हैं, और वो ओपिनियन किनका लेते हैं? वो ओपिनियन सारे इन्हीं ध्रुव टट्टी जी के जो सहयोगी हैं उन्हीं लोगों का वो लिया जाता है, क्योंकि उसका डिज़ाइन ही इसी तरह का है, वीडम है उसका नाम। तो वो जेएनयू के जो पुराने लेफ्टिस्ट प्रोफेसर हैं या अशोका यूनिवर्सिटी के, यानी लेफ्टिस्ट के अलावा किसी का ओपिनियन नहीं लेते। तो लेफ्टिस्ट तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे लेफ्टिस्ट के अनुसार। और वो जो 3 क्राइटेरिया हैं वो क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उनके हिसाब से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। 1976 में बता रहे हैं कि जो फ्री और फेयर इलेक्शंस जो थे वो 1976 में इमरजेंसी के टाइम में, उस समय वो स्थिति जो थी वो बेहतर थी आज से। 2014 में इलेक्शन हुए थे, वो बहुत फेयर थे। तो भाई अगर वो फेयर थे तभी तो मोदी जी पावर में आए थे ना, उन्हीं फेयर इलेक्शन के जरिए। तो फिर चिंता काहे की है? वहीं गड़बड़ हो गई ना आपसे। उस समय जो वीएस संपत साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कांग्रेस ने ही तो अपॉइंट किए थे। कह रहे हैं कि साहब की देखिए इलेक्शन कमीशन को जो है वो इन्होंने अपॉइंट कर दिया। अरे मूर्ख टट्टी, आज तक सभी को सरकार ने ही अपॉइंट किया है, और आज तक किसी ने कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। ये अब तुम लोगों ने शुरू किया है कि तुम्हारी और पूरी सोरोस कंपनी की अब यह एक ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरह से भारत के इलेक्शन को गलत साबित कर दो, चाहे कितना भी फेयर हो। उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा उसमें पेंच डालो कि पूरी दुनिया कहे कि नहीं 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 भाई, यहाँ तो फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते। क्यों? भारत को जो इनका पिछला जो था ना, उसमें भारत का नंबर था 100 और आइवरी कोस्ट से नीचे था, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो थी वो ईरान से कम थी, अफ़गानिस्तान से थोड़ा सा ऊपर थी। इनसे कहो जा थोड़ा अफ़गानिस्तान में रह जाके ना, पाकिस्तान हमसे ऊपर था। आप सोच सकते हैं क्या कि पाकिस्तान एज ए डेमोक्रेसी, उसको भी इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी में डाला रखा है, वो भारत से बेटर है। अफ्रीकन कंट्रीज भारत से बेटर है। अब ऐसी वीडम के आधार पर तुम कहोगे कि यह भारत में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, डिक्टेटरशिप शुरू हो गई, तो भाई हम तो ऐसी ही डिक्टेटरशिप चाहते हैं, ऐसी ही डेमोक्रेसी चाहते हैं। और तुम जो है वही जर्मन शेपर्ड की तरह वहाँ बैठे जर्मनी में भौंकते रहो। और वैसे ये बात बता दें कि जो तुम कह रहे हो ना कि तुम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, तो भैया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में तो यहाँ तो राणा और साहिमा और आरफा और सवा और पंक्चर वाला जूबेर, ये तो रोज़ भौंकते हैं, इनको तो कोई कुछ नहीं कहता। और चले आ रहे हैं, गालियाँ देते रहते हैं, हिंदुओं को गालियाँ देते हैं, मेजॉरिटी को गालियाँ देते हैं, और कुछ नहीं होता। और बाकी आपको बता दें 600 से अधिक हिंदू इन्हीं तथाकथित माइनॉरिटीज़ के द्वारा मारे जा चुके हैं 2014 से। इसलिए ध्रुव टट्टी अपनी टट्टी स्वयं खा ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।